आपका फिर से स्वागत है गेट के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। ये हमारा 2020 का जो गेट के कंपलसरी पार्ट होते हैं जो जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, उसके लास्ट जो 15 क्वेश्चन थे आज हम उसको देखेंगे। फर्स्ट 15 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। और कोशिशें यही हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपके कम से कम 5 साल के गेट के क्वेश्चन को कम्प्लीट कर दिया जाए ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेंबली ऑफ प्लांट फॉसिल इज नोन फ्रॉम बराका फॉर्मेशन। बराका फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि गोंडवाना सीरीज में आता है। आपका गोंडवाना की बात करते हैं तो गोंडवाना में बराका फॉर्मेशन आता है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि गोंडवाना जो आपका पर्मियन की बात होती है, इसकी एज जो है पर्मियन है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमको फॉसिल्स दिए गए हैं उन फॉसिल्स में अब ये समझिए ग्लोसोप्टेरिस एंड गैंगोप्टेरिस ये आपको हर जगह मिलेगा गोंडवाना में। तो ये कॉमन टाइप का है। अगर ये नहीं है तो हमारा डी ऑप्शन तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाता है। और चूंकि डी ऑप्शन में हमारा ये आपका टिलोफाइलम है, टिलोफाइलम इसमें भी है, तो सी ऑप्शन को भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये आपका लोअर फॉर्मेशन लोअर पर्मियन में ना हो के बराका में ना हो के ये रानीगंज में ज़्यादा मिलता है आपका। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, डिक्रोडियम वाला और न्यूगेरा थियोपेसिस वाला। इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका ये डिक्रोडियम है ये हमारे पास लेट पर्मियन में आता है, जबकि ये जो फॉसिल्स है ये आपका होल अबंडेंट रहता है आपका पूरा का पूरा पर्मियन में। तो ये तो आपका कॉमन हो गया। ये वाला जो फॉसिल्स है ये आपको पर्मियन में अबंडेंस मिलेगा और ये आपका ये डिक्रोडियम आपको लेट जब पर्मियन होता है तब होता है। तो इसके हिसाब से जो बराका फॉर्मेशन में जो हमारा प्लांट फॉसिल्स की जो अबंडेंस होगी आंसर हमारा बी होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने आंसर बी लिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख लिए कि आपका जो गोंडवाना सक्सेशन डिवाइड किया गया है मिडिल, लोअर, मिडिल, अपर। इसमें आप देखेंगे कि राजमहल इंटरट्रेपिन बेड में बीच में आता है। इसमें किस किस तरह के फॉसिल, जैसे हमने आपको बताया कि अपर गोंडवाना में आपको टिलोफाइलम मिलता है, फिर इसमें पैकोप्टेरिस मिलता है और बेसिकली गोंडवाना में आपका ग्लोसोप्टेरिस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। बच्चों के ऑप्शन में ऐसा नहीं था और इन दोनों में हमको कंपेयर करना था। तो ये जो लास्ट वाला आपका है ये आपका ये आपका पर्मियन में ज़्यादा अबंडेंट है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बी होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया जब मैंने एनालिसिस की थी तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रेटिग्राफी में गोंडवाना से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको सबसे पहले अगर स्ट्रेटिग्राफी पढ़नी है तो आप गोंडवाना जाके ज़रूर पढ़ें। गोंडवाना पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन स्ट्रेटिग्राफी में आप गेट में लगा सकते हैं। चलिए हम अब दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं ये गोंडवाना ग्रुप है जो कि मॉडिफाइड आफ्टर कृष्णन है। ये आपको कृष्णन की बुक में मिल जाएगा। तो उससे अगर आप पढ़ लेते तो आपका कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेटिग्राफी रिलेटेड टू गोंडवाना नहीं छूटेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको मैच कराना है तो पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक एक का क्या मतलब है। यहाँ पे कार्डिना फॉसिला लिखा हुआ है, ये रोगुस कोरल से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपका जेपरेंटिन्स आप देख रहे हैं ये एक टाइप का रोगुस कोरल होता है। तो ये आपका एक ऑप्शन आपका P3 हो गया। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन मिल गए P3 के, A और B, और इसमें नहीं है तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब हमको A और B में चूज़ करना है। जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि अपने आंसर को आप जितनी जल्दी लेफ्ट आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आपके पास कम से कम ऑप्शन रहते हैं तो आपको सवाल करने में ज़्यादा आसानी होती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका क्रोनड्रोफोर जो है आपका बाइवॉल्विया होता है, जो कि अभी इस सीरीज में बाइवॉल्विया आपका मिया है, दिस इज ओनली बाइवॉल्विया। तो आपका ऑप्शन जो आपका Q4 हो गया। तो Q4 दोनों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं ये आपका लेप्रोफोर जो होता है ये ब्रैकोपार्ट होता है और यहाँ पे जो ब्रैकोपार्ट है ये रिंकोनेला है। इसका मतलब आपका R2 हो गया। तो ये R2 भी आपके यहाँ पे R2 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली B हो गया। अगर आपको थर्ड ग्लेबेला के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ग्लेबुला जो आपका ट्राइलोबाइट होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये ग्लोबुला सेगमेंट टाइप का होता है। तो ये आपका S आपका 1 में आ जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका B हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा है, इफ द ऑर्थोगोनल थिकनेस इज कांस्टेंट अलोंग अ फोल्डेड लेयर एज पर रामसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द फोल्ड इट इज बेसिक आपकी डिफिनेशन है। अगर आपने रामसे क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो इसकी ऑर्थोगोनल थिकनेस इज कांस्टेंट अगर होता है तो ये आपका 1B में आता है। ये डायरेक्टली डिफिनेशन है, इसमें कोई थ्योरी, इसमें कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं ना। तो ये आपका ऑप्शन B है। ये डायरेक्टली आपका, आप जैसे कहते हैं ना डिफिनेशन है, डिफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्लास 1B फोल्ड होगा।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहाँ पे डेंसिटी दी गई है कॉर्ड्स की और अर्थोक्लेस की डेंसिटी दी गई है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आपको लिथोस्टैटिक प्रेशर पूछा गया है। लिथोस्टैटिक प्रेशर आपको पता है क्या होता है, रो जी एच इज आपको लिथोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डेंसिटी कैसे हमको रखना है, क्योंकि जी और एच कांस्टेंट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास डेंसिटीज़ की वैल्यू दी गई है, कॉर्ड्स की दी गई है, अर्थोक्लेस की दी गई है और उनके मोलर परसेंटेज दिए गए हैं कॉर्ड्स के। पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको डेंसिटी, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है लिथोस्टैटिक प्रेशर का रो जी एच, इसमें जो डेंसिटी है यहाँ पे दो हमारे पास जो ग्रेनाइट में दो कॉर्ड्स और अर्थोक्लेस है तो अलग अलग डेंसिटी के हैं। तो पहले उसकी मोलर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो हमको टोटल इफेक्टिव डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, वो निकालेंगे। वो कैसा आएगा, आपको पता है कि ये आपका 2650 इंटू ये आपका 68% ऑफ कॉर्ड्स है, फिर प्लस आपका हो गया 2550 इंटू 32% ऑफ कॉर्ड्स है। ये आपका हो गया, यहाँ पे हम डेंसिटी आएगा अभी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा 2650 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2550 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका एक पोर्शन हुआ। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका सॉल्व होने पे 1802 प्लस ये आपका आएगा 816। तो इसको अब आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2618। तो आपको डेंसिटी मिल जाती है रो इज इक्वल टू 268, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब आपको इसके लिए लिथोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के लिए आपको रो जी एच का फॉर्मूला लगाना है। तो रो हो गया आपका 2618 इंटू जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको जो डेप्थ दिया गया वो 10 किलोमीटर दिया गया। तो किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपका आगे वैल्यू आपकी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, जो कि पास्कल होता है आपका। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है कुछ 256,564 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया, ये आपका हो गया 5.64 इंटू 10 की पावर 5। ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 5, ये आपका बार होता है। अब आपको पता है कि 2565 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 5 आपका 1 न्यूटन 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका बार हो जाता है। तो इसको हमने बार में कन्वर्ट कर दिया है, 1 बार आप कह सकते हैं, ये बार में आपका आ गया है। फिर इसको अगर आप और एक 2 प्लेस में ले आते हैं या 3 प्लेस में, तो 2.56564 इंटू 10 की पावर 3, तो ये बार हो जाएगा। तो ये अब आपको किलो बार हो जाएगा, 2.56 इंटू 2.56 किलो बार आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चुपचाप लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 2 डेसिमल में राउंडिंग ऑफ करना था। तो 2.56 किलो बार हमारा ये आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था, यूनिट सेल ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक मिनरल्स वाज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन फ्रॉम, मतलब आपका एक मिनरल से उसको कंप्रेस किया गया है 5 एंगस्ट्रॉम से 4.5 एंगस्ट्रॉम अलॉन्ग द सी एक्सिस। फिर उसमें और जो एक्सिस है उसकी जो ए और बी है उसको अनअफेक्टेड है। तो जब ये अनअफेक्टेड है तो हम देखते हैं कि फिर क्या हो सकता है उसमें। हम इसको फॉर्मूला आपको क्या कहते हैं, ब्रैग्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ब्रैग्स के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यूजिंग ब्रैग्स लॉ, अगर आप ब्रैग्स लॉ की बात करें तो सबको पता है कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है। ये होता है आपका एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पे स्मॉल भी लिख सकते हैं 2d साइन थीटा। यहाँ पे d की बात कर रहे हैं हम आपका, ये d आपका ये 5 एंगस्ट्रॉम टू 4.5 एंगस्ट्रॉम है, तो ये d1 और d2 की बात होगी। यहाँ पे हम n की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा देखिए क्या आता है यहाँ पे n। तो अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो क्या आएगा कि लैम्डा 1 की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा, और लैम्डा 1 हमारा यहाँ पे दिया गया है वेवलेंथ आपकी, ये आपकी 1.5416 इज इक्वल टू 10 इंटू साइन थीटा। तो ये आपका हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1.5416 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.15416। तो अगर आप थीटा के लिए सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स 0.15416 इज इक्वल टू, ये आपका थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंपली थीटा 1 जो होगा आपका 8.86 एंड 86808 होगा। इसी तरह सिमिलरली अगर हम सॉल्व करते हैं आपके लिए लैम्डा 2 के लिए, जो कि आपका ये 4.5 वाला होगा, तो आपका थीटा 2 अगर आप सॉल्व करते हैं तो थीटा 2 आपका आएगा 9.858
0.864। अभी क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द शिफ्ट इन द पोजीशन इन दैट, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। जब आप डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2θ2 माइनस θ1। अगर हम यहाँ पे और कायदे से इसको सॉल्व करें तो 2θ2 इज़ 9.8584 माइनस 8.86808। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू ये वैल्यूज़ आपकी आती है 0.99132 और इसको सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आता है 1.98। ये हमको 3 डेसिमल प्लेस करना है तो 9.83 वैल्यूज़ आपकी होगी। तो ये हो गया आपका 1.983। तो ये सिंपल कैलकुलेशन था, आपको सिर्फ ब्रैकेट्स का फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मैंने आपको बार बार कहा है कि गेट हो चाहे जैम हो, सब में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक होती है कि आपको किस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करना है, बाकी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या करे, द ग्रेड ऑफ आयरन इन एन ओर बॉडी कंटेंट्स 80% वेट ऑफ हेमाटाइट एंड 20% गॉन्ज इज़ कितना होगा। अब देखिए हमारे पास जो हेमाटाइट का परसेंटेज है वो 80% ही है। तो हेमाटाइट आपकी बात करें तो हेमाटाइट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो आपका Fe2O3 आपका हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है, ये हेमाटाइट होता है आपका। अब इस हेमाटाइट में हमारा Fe कितना है ये देख लेते हैं। तो Fe इन हेमाटाइट आपका Fe2O3 इज़ इक्वल टू कितना होना चाहिए, आपको पता है, ये मैंने आपको बताया था कि 2 इंटू ये आपका 2 इंटू 2 है तो ये आपका होगा 55.85 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 55.85 प्लस, अगर आपको याद हो नहीं याद हो तो मैंने पहला वीडियो दे दी कि उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आपका 3 इंटू आपका 16। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 1170 डिवाइडेड बाई 111.7 प्लस 48 और इसको सॉल्व करने पे ये आता है मेरा 0.6994। तो ये हमारा Fe आ गया, Fe इन Fe2O3। अब इसके बाद देखिए जो आपका ओर है, ओर में आपका जो पूरा ओर 100% है उसमें आपका सिर्फ 80% ही आपका हेमाटाइट है। तो उसमें आपका क्या कहते हैं Fe कितना होगा वो देखते हैं, आयरन कितना होगा वो देखते हैं। जो आपका 9 ओर में जो ये आपका जो ओर है आयरन ओर है, आयरन ओर में हेमाटाइट कितना है आपका Fe2O3 कितना है, ये 80% है। आपको खुद पता है कि Fe2O3 में आयरन कितना है आपका, इतना परसेंटेज है। तो खुद हेमाटाइट ही आपका ओर में इतना कम है तो 80% ऑफ 6.6994 होना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको। 80 इंटू 0.6994 डिवाइडेड बाई 100। तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं आपका 55.95 डिवाइडेड बाई 100 आ जाता है। तो ये परसेंटेज में आपका आ गया 55.95%। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 55.95। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना था कि हेमाटाइट में आयरन का कितना परसेंटेज था वो निकालना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उसके बाद जो पूरा ओर है, ओर में 2 पार्ट है, हेमाटाइट है और आपके पास जो अननेसेसरी मटेरियल जिसको गॉज बोला जा रहा है वो है, तो वो 20% है। तो उसमें ही 80% में आपका आयरन कितना है, आयरन के परसेंटेज आप निकाल चुके थे 0.6995 था। तो उस 80% में आयरन कितना होगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लोरीन के अबंडेंस के बारे में बात करी। आपका देख रहे हैं कि द अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स 35 क्लोरीन एटॉमिक मास दिस। यहाँ पे 2 आइसोटोप है क्लोरीन के 35 और 36 एटॉमिक मास दिया गया है और R परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे कि क्लोरीन 35 75.77% है और क्लोरीन 37 आपको 24.33% है। द कैलकुलेटेड एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज़, यहाँ पे हमको एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन का दोनों में मिला के कितना होगा वो देखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर अबंडेंस निकालते हैं तो अबंडेंस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अबंडेंस ऑफ 35Cl प्लस 37Cl ये होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या दिया गया, एटॉमिक मास दिया गया है। यहाँ पे आपको एटॉमिक मास दिया गया 34.96885। इसका परसेंटेज कितना है 75.77% है। प्लस फिर आपको दूसरा 37 का कितना आपका एटॉमिक मास 36.96590 और इसका परसेंटेज कितना है 24.33% है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 34.452 आएगा AMU। बहुत सिंपल सा, आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है
तो ये आपका एम यू आएगा। तो यहाँ पे आंसर आप चुपचाप रख सकते हैं 35.452। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। दो अलग अलग आपको आइसोटोप दिए थे, उनके टोटल मास को निकालना था। यहाँ पे आपको मोल परसेंटेज एटॉमिक मास भी दिया है और उसका मोल परसेंटेज अबंडेंस भी दिया है, तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करना था। कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं था। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन है, अ वर्टिकल प्रोफाइल परपेंडिकुलर टू द क्रिस्ट लाइन ऑफ एन एसिमेट्रिक रिपेल इज गिवन इन द फिगर, द कैलकुलेट रिपेल इंडेक्स। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिपेल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। रिपेल इंडेक्स इज बेसिकली आपका वेवलेंथ डिवाइडेड बाय हाइट होता है। वेवलेंथ का मतलब आप जानते हैं, आपने फिजिक्स पढ़ी है 11th-12th में, जो एक क्रिस्ट टू क्रिस्ट की दूरी होती है या ट्रफ टू ट्रफ की दूरी होती है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ना होके आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका ट्रफ है, ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस होना चाहिए, या तो क्रिस्ट का जहाँ पे अब क्रिस्ट बनेगा उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे समझ लिए, तो यहाँ पे हमारा क्रिस्ट दिया गया, ये क्रिस्ट दिया गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी लैम्डा। तो लैम्डा आपका 200 + 400 mm जो होगा ये आपका लैम्डा होगा। तो चलिए आप हम यहाँ पे लैम्डा हमने निकाल लिया, 200 + 440 इज इक्वल टू 240, ये मिलीमीटर में है आपका, ये लैम्डा हो गया। अब आपको हाइट निकालनी है। अब हाइट यहाँ पे खुद दी गई है आपको 60 mm। तो चलिए रिपेल इंडेक्स भी निकाल लेते हैं। तो 240 डिवाइडेड बाई 60, ये mm में आएगा आपका, ये mm में है, ये mm में, तो यूनिट तो कैंसिल हो गई, ये आपका 4 आ गया। तो आंसर आपका 4 हो गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अ सोर्स रॉक अंडरगोज मेल्टिंग अज्यूमिंग बैच मेल्टिंग। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। बैच मेल्टिंग का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो बैच मेल्टिंग का फॉर्मूला दिया गया, इनरिच फैक्टर C1/C0 इज इक्वल टू 1/D 1 - F + F। तो आप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई। देखिए अज्यूमिंग बैच मेल्टिंग 5% मेल्टिंग यहाँ आपको दिया गया है। D डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है, F इज इक्वल टू मेल्टिंग परसेंटेज है। तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ रखते हैं तो यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 0.045 और मेल्टिंग परसेंटेज आपको 5% दिया गया है। तो D भी दिया गया, F भी दिया गया। प्लीज़ फॉर्मूले में रख के निकाल लीजिए, बहुत आसान है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। 5% का आपका 0.05 हो जाएगा। चलिए अब रखने की कोशिश करते हैं। 1/D, D का मतलब 0.045, आपका 1 - F 0.045 + F इज इक्वल 0.5। फिर इसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका 0.09275 आता है। उसके बाद ये आपका 10.78 डिवाइड करने पे आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि मुझे दे आस्क अबाउट द 2 डेसिमल प्लेस, तो इसका आंसर ये होगा। मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत आसान से क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होता है, टफ ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करते हैं तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं गेट में। Moving to the next question, if the delta H of a formation of CaSiO3, SiO2 and CO from CaO, Si and O are respectively this। यहाँ पे आपको दिया गया डेल्टा H फॉर्मेशन दिया गया। डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। अब देखिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H अपॉन रिएक्टेंट। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना वो क्या बना वो आपको देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, CaO + SiO2 इज इक्वल टू रिएक्शन वाला CaSiO3 होना चाहिए, O3 होना चाहिए आपका। तो ये आपका ये O3 की बात करेंगे तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, और Si और इसकी बात करेंगे ये दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो वैल्यूज़ को चलिए हम पुटअप करते हैं। तो डेल्टा HP प्रोडक्ट में आपका कितना आया, -1635 आ गया। फिर आपके माइनस आ गया, फिर आपका हो गया -911 प्लस ऑफ -635, ये हो गया आपका -1635 -911 -635। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -1635, ये माइनस रहेगा, ये -1546 हो जाएगा आपका। ये -1635 ये आपका प्लस हो गया 1546, प्लस माइनस हो तो वो आप भी जानते हैं। ये -89 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व इस बेसिस पे किया है, फॉर्मूला बेसिस, और यहाँ पे न्यूमेरिकल के जो थोड़े से स्टेप है वो मैंने लगाए हैं। कोई भी ज़्यादा टफ नहीं ना, बार बार मैं कह रहा हूँ कोई टफ नहीं ना। अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से करते तो आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द टिप लाइन एक्टिव प्रोपेगेशन थर्ड फॉल इज लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर। यहाँ पे टिप लाइन है वो 1 किलोमीटर पे लोकेटेड है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू दिस डेप्थ इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली टेकन एज, ये डेंसिटी दी गई है आपको। यहाँ पे आपको डेप्थ दिया गया है, डेप्थ इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी इज इक्वल टू 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द रॉक एट दिस डेप्थ फॉलो द फेल्योर क्राइटेरिया, ये आपको मोर कॉलम फेल्योर क्राइटेरिया। सिग्मा 1 इज इक्वल टू 10 MPa प्लस 3 सिग्मा 3 वेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कंसिडरिंग एंडरसन थ्योरी ऑफ फॉल्टिंग। यहाँ फॉल्टिंग की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो फॉल्ट्स बनते हैं वो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 पे डिपेंड करते हैं कि सिग्मा 1 और आपका सिग्मा 1 क्या वर्टिकल है, कि सिग्मा 2 वर्टिकल है, कि सिग्मा 3 वर्टिकल है। अकॉर्डिंगली आपको नॉर्मल फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करें, द कैलकुलेटेड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट दिस डेप्थ। हमको यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी है, बट हमको सिग्मा 3 नहीं मालूम है, वो भी हम देख के निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे पहले हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे, आपको पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की फॉर्मूला होता है ρgh होता है। रो आपको डेंसिटी दी गई है 2700 इंटू h आपका यहाँ पे दिया गया 10 इंटू हाइट की बात करें 1 किलोमीटर, दैट इज़, तो ये आपका अगर यूनिट हम रख देते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू आपका 10 आपका क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 27000 हो जाता है और यहाँ पे आपका ये हो जाता है हमारा किलोग्राम मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर। ये किलोमीटर को मीटर में हमको बदलना पड़ेगा, तो उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये मीटर आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा ये पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 27 इंटू 10⁻6। तो ये आपका ये जो फॉर्मूला बेस्ड बना, यहाँ पे हमारा आ गया आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू 27 MPa। ये आपका 10⁻6 पास्कल हो जाएगा। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻6 पास्कल होता है आपका, तो यहाँ पे मैंने मेगा पास्कल लिख दिया। ये आपका क्या है ये समझिए, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये आपका सिग्मा 3 के इक्विवेलेंट है। तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू 27 हो गया। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को रखते हैं जो कि हमको दिया गया है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 10 MPa प्लस 3 सिग्मा 3, तो 10 प्लस 3 इंटू सिग्मा 3 इज 27 हो गया। ये आपका 10 प्लस 81 हो गया, तो ये आपका 91 MPa आ गया। तो इस तरह के से हमने कोरिलेट किया था। तो यहाँ पे जो आपको ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, ये आपका देखिए थ्रस्ट फॉल्ट है। थ्रस्ट फॉल्ट का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पे आपका थ्रस्ट फॉल्ट कैसे आ सकता है ये समझिए। थ्रस्ट फॉल्ट के लिए आपको ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 अलग है। यहाँ पे सिग्मा 3 आपका वर्टिकल होगा तभी आपका थ्रस्टिंग होगी, थ्रस्ट फॉल्ट बनेगा। जब सिग्मा 1 वर्टिकल होता है, सिग्मा 1 प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो नॉर्मल फॉल्ट होता है आपका। जब सिग्मा 3 आपका यहाँ पे आता है वर्टिकल, तो आपका थ्रस्टिंग उल्टा होता है। इसीलिए यहाँ पे ये आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो सिग्मा 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्टिंग आपकी थ्रस्ट फॉल्ट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वेट किया था। आप सोच रहे होंगे कि सिग्मा 3 कैसे ये इक्विवेलेंट हो गया। अगर हम नॉर्मल फॉल्ट की बात करते तो सिग्मा 1 हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई भी आप समझ लीजिए जियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको मास दे दिया गया है। सिंपल फिजिक्स है, अगर आप फिजिक्स आप जानते हैं तो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh की वैल्यूज़ लगाइए और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या गया है, ड्यूरिंग अ रॉक स्लाइड 20 किलोग्राम ग्रेनाइट ब्लॉक गेट डिस्लॉज फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेनर हिल। ये कह रहा है स्लोप एंगल आपको 30 डिग्री दे गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट निकालने का तरीका आपको याद होगा, उसी बेसिस पे करना है। बस यहाँ पे जो आपकी g की वैल्यू होगी वो g साइन थीटा होगी, क्योंकि वो इंक्लाइंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो g होगा आपका v² इज इक्वल टू u² माइनस 2g साइन थीटा s होगा, और कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे थीटा आपका 30 डिग्री है। अब हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे v ये प्लस होगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2g साइन थीटा s। यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, ये 0 रहेगा। फाइनल वेलोसिटी आपको v² निकालना है, तो 2 इंटू जी की वैल्यू आपको 10 दी गई है, साइन 30 हो गया ये आपको। और जो डिस्टेंस ये दिया गया कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये देखिए आप
द स्लोप्स विद 30 डिग्री द 40 मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस आपकी है ये 40 मीटर दी गई है आपको, तो ये 40 हो गया। तो ये आपका हो गया 20 इंटू साइन 31/2 इंटू 40, ये वी स्क्वायर है आपका। यहाँ पे आपका ये 10 हो गया, तो ये हो गया इम्प्लाइज द 4 स्क्वायर इज 4000, तो v इज इक्वल टू √4000, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड आ गया आपका। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आपका हाफ mv² इज इक्वल टू mgh होगा, जहाँ mm कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हाफ v² इज इक्वल टू gh हो जाएगा। तो v² इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा। अब ये h की बात करें तो h आपको ऐसे निकालेंगे, ये आपको 40 दिया गया है, ये 30 है, तो ये h निकालना है आपको। पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस से निकाल के या फिर आप tan थीटा या sin थीटा जो वैल्यूज़ लगाना चाहते हैं लगा के यहाँ पे आप h निकालिए, यहाँ पे h की वैल्यू लिख देंगे, तब भी आंसर आपका यही आएगा। तो 2 मेथड था, मैंने दोनों आपको बता दिया। चलिए हम मूव करते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए कि दूसरा क्वेश्चन ये आपका सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। इस सॉइल मैकेनिक्स कह रहे हैं कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे आपको LL दिया गया है और आपको PL दिया गया। ऑफ द सॉइल इज़ 40, तो ये आपका 40 हो गया, ये आपका 20 हो गया रिस्पेक्टिवली। इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट, ये आपका W हो गया। ऑफ द सॉइल इज़ 30, तो ये आपको 30 दिया गया है। तो व्हाट इज़ द लिक्विडिटी इंडेक्स, ये फॉर्मूला होता है W - PL। ये आपका 30 हो गया, PL आपका कितना हो गया, मैंने आपको 20 बताया। लिक्विड लिमिट आपकी 40 है, आपका प्लास्टिक लिमिट 20 है, तो 10/20 इज इक्वल टू, आप देख लीजिए 0.5 आ गया आपका। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आपका आंसर यहाँ पे 0.5 आ गया, तो आप इसको चुपचाप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ कन्फाइंड एक्वेरियम हैज़ अ यूनिफॉर्म एरिया ए दिया गया परपेंडिकुलर टू द वाटर फ्लो, दिस इज नोन एज डार्सी लॉ, आप सब जानते हैं। इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया गया आपको, मतलब ΔH/L की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई 0.005। उसके बाद आपको K दिया गया है जो कोफिशिएंट प्रोबेबिलिटी 2 मीटर पर डे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये दे दिया गया आपको। उसके बाद द टोटल Q की वैल्यू दे दी गई, Q आपका 250 मीटर क्यूब दिया गया। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू KA ΔH/L। तो यहाँ पर अगर A निकालने की बात करते हैं तो A इज इक्वल टू आपका Q डिवाइडेड बाई K ΔH/L कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू क्या दी गई, कैपिटल Q चाहे स्मॉल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 250, K की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका, और 0.005। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशंस के बाद आपको क्या आता है ये देख लीजिए आप। ये आपका 10 1 2 3 हो गया, ये आपका 5 5 25 0 हो गया, ये 2 आपका 25 हो गया। 25 इंटू ये आपका 25123 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। तो यहाँ पे आप चुपचाप ये लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आपका आंसर आ गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2020 के जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे हमारा 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने सारे सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जियोफिजिक्स वालों का, उनका भी वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। तो इसमें क्या दिया गया कि आपको दिया गया द अपैरेंट डिप, आपको अपैरेंट डिप DA की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री। फिर उसके बाद क्या गया, द ट्रू डिप डायरेक्शन। अभी यहाँ पे क्या दिया गया कि द डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन द ट्रू डिप डायरेक्शन एंड द अपैरेंट डिप इज 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें, ये आपका ट्रू डिप डायरेक्शन है और ये डिप डायरेक्शन ऑफ अपैरेंट है, तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज गिवन एट 60 डिग्री। एंड द ट्रू डिप अमाउंट ऑफ द बेड, हमको क्या निकालना है, ट्रू डिप निकालना है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा tan DA, tan अपैरेंट डिप इज इक्वल टू tan आपका ट्रू डिप इंटू साइन ऑफ दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज आपका x माइनस SB। ये यहाँ पे समझ लीजिए क्या है, साइन ऑफ स्ट्राइक डायरेक्शन, एंगल बिटवीन द स्ट्राइक डायरेक्शन एंड द अपैरेंट डिप। ओके तो यहाँ पे बड़ा आपको क्या दिया कि ट्रू डिप डायरेक्शन और अपैरेंट। अब आपको पता है कि ये जो डिप डायरेक्शंस होती हैं ये स्ट्राइक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको 90 - 60 करना पड़ेगा इस वैल्यू के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो आपका स्ट्राइक और डिप के बीच का जो रिलेशन है वो 90 डिग्री है। तो उसके हिसाब से अपैरेंट डिप और स्ट्राइक डायरेक्शंस की जो बीच के एंगल होंगे वो 90 - 60 होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये आपका अपैरेंट डिप हो गया। अपैरेंट डिप आपको दिया गया
है tan 45, उसके बाद आपको tan dt निकालना है जो ट्रू डिप्ट है, और ये हो गया हमारा sin 90 - 60 इज इक्वल टू sin 30 हो गया। ये tan 1 हो गया, ये हमारा tan dt हो गया। sin 30 की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता तो मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से याद किया जाता है। ये आपका आ गया tan dt इज इक्वल टू 2, तो सो dt इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, और इसकी वैल्यू आती है 63.434। इसको राउंडिंग ऑफ 2 पे से करना है तो 63.43, ये मेरा आंसर हो गया 63.43। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे कि ये फॉर्मूला था, इसमें आपको स्ट्राइक और अपेरेंट डिप डायरेक्शन के बीच का एंगल फॉर्मूले में दिया था, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, ट्रू डिप डायरेक्शन और अपेरेंट डिप डायरेक्शन के बीच का एंगल दिया था। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, जो आपको अच्छे से मालूम है, इतना तो आपको पता ही है कि जो आपका स्ट्राइक डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है डिप डायरेक्शन के, तो उससे मैंने 90 माइनस करके ये फॉर्मूला निकाल लिया, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही, जल्दी हाजिर होते हैं और भी वीडियोस के साथ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को तो कम से कम आप शेयर कर ही दीजिए, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं।